नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग यह बात जानते हैं कि वेस्टर्न इंडिया जो वेस्टर्न कंट्री हैं, आखिर उनको यह बात क्यों कहना पड़ गया कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अगर इसी बात को हम लोग अपना भाषा में बोलें तो हम बोलेंगे कि भारत ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। आखिर इस बात को बोलने के पीछे क्या कारण है? आज यूरोपियन यूनियन या नाटो कंट्री जितने भी हैं, उनके अंदर ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत किस कदम को चुन रहा है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी रूस और बेलारूस के बीच में एक युद्ध अभ्यास चल रहा है और उस युद्ध अभ्यास जो है वह युद्ध जो स्टार्ट तो एक तो अभी रूस के साथ है ही, जो कि वह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में जब जारी है, और युद्ध आज से तो है नहीं, युद्ध यह एक लंबे टाइम से चलते चला आ रहा है। लगभग 2022 में स्टार्ट हुआ था और अभी भी यह युद्ध कंटिन्यू जारी है। अब तो और इतने ज्यादा हमले तेज हो गए हैं कि यूक्रेन आज नहीं तो कल हर हाल में हारेगा, क्योंकि रूस जो है वह बहुत तेजी के साथ अब यूक्रेन देश के अंदर चलते चला जा रहा है। अब इतना तेजी और इतना ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं कि अब यूक्रेन खुद अपनी जमीन छोड़कर पीछे की ओर चलता चला जा रहा है। या यूं अभी हम बोल सकते हैं कि लगभग 30% जो जमीन है, 50% के लगभग वह रूस ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रखी है। और अगर अब बात बार्गेनिंग की करें तो बार्गेनिंग के लिए जो रूस है और यूक्रेन दोनों के बीच में हम सभी लोग देख रहे थे कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कैसे पुतिन से जाकर अलास्का के अंदर मीटिंग करते हैं। दोनों के बीच में मीटिंग होती है, दोनों बोलते हैं कि हाँ, अब युद्ध के लिए हम दोनों जल्द से जल्द रुक जाएगा। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वह मीटिंग के बाद जाएंगे अपने देश और वहां से वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेस्की हैं उनके साथ वह बैठक करेंगे और जेलेस्की के साथ बैठक करके दोनों देश साथ टेबल पे बैठ जाएंगे और दोनों के बीच में एक निष्कर्षण निकाल ली जाएगी कि रूस और यूक्रेन कब दोनों एक दूसरे के साथ एक टेबल पर बैठ जाए और युद्ध शांति की ओर हो जाए। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, वहां पर वार्ता अलास्का के अंदर खत्म होती है और इधर जो यूक्रेन है वह 2 ही दिन के बाद रूस के ऊपर ड्रोन से हमले कर देते हैं। और जब ड्रोन से हमले करते हैं और उस ड्रोन से नुकसान बहुत ज्यादा जो रूस के द्वारा अन्य कंट्रियों को जो कच्चे तेल या पेट्रोलियम भेजे जाते हैं, गैस भेजे जाते हैं, उस पाइपलाइन को उड़ा दिया जाता है। और जैसे ही उड़ा दिया जाता है तो पुतिन की ओर से यह अब स्पष्ट आ जाती है बात कि अब कोई वार्ता दोनों देशों के बीच में नहीं होगी। उसके बाद रूस की ओर से भी यूक्रेन के ऊपर भारी बमबारी की जाती है, जिसमें हम सभी लोग बताए थे कि पहले तो जो रूस था वह सिर्फ यूक्रेन के सैनिकों को ही निशाना बनाता था, लेकिन जो पिछले बार हमला किया गया उसमें एम्बेसी, जो अन्य देशों के एम्बेसी थे, वहां पर कीव के अंदर हमला किया गया और उसमें से यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन, ये दोनों का वहां पर एम्बेसी था, दोनों को पूरी तरीका से तहस-नहस कर दिया गया। लोगों ने बताया कि लगभग उसमें 6 लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो अब यहां से जो मोड़ आगे की ओर निकलते चला गया, उसके बाद फिर हमने बताया कि कैसे जो यूक्रेन है वह पुनः रूस के ऊपर ड्रोन से हमला करता है। और इस बार अब देखिए निशाना बनाया जा रहा है किस चीज को, जहां से पेट्रोलियम निकलता है और पेट्रोलियम निकलकर जो यूरोपियन कंट्री हैं या जेलेस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनको लगता है कि रूस इतना आर्थिक तरीके से इसीलिए यह मजबूत है क्योंकि यह तेल को ज्यादा से ज्यादा देशों के पास बेच देता है, उससे डॉलर आते हैं और जब डॉलर आते हैं तो यह और ज्यादा हमारे ऊपर वार करता है। इसी को लेकर भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगाया गया, जबकि भारत के ऊपर जो सैंक्शन लगाया गया यह निराधार था, इसका किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। अब जब उसके पेट्रोलियम पे हमला किया गया रूस के, तो रूस ने भी करारी जवाब देते हुए उन्होंने और भीषण हमला स्टार्ट कर दिया गया। जबकि अब जेलेस्की के पास कोई रास्ता नहीं है निगोशिएशन के लिए, ये जेलेस्की को ही झोंकना पड़ेगा, क्योंकि पुतिन जो है वह पुतिन के पास तो लैंड है, यूक्रेन का लैंड बहुत ज्यादा भारी मात्रा में है रूस के पास। तो रूस के पुतिन तो टेबल पे अपने मन से बैठने वाले हैं नहीं, वह तो युद्ध में जीतते ही जा रहे हैं।
दूसरी तरफ यूक्रेन अपना सैनिक भी खो रहा है। आधा जो मिनरल्स था इसके देश के वह अमेरिका को लिख के दे दिया कि हाँ आप निकाल लीजिए, और आधा पर यहाँ पर पुतिन हमला करके अपने अंडर ले लिए हैं। तो मतलब जो जेलेंस्की है यह अपनी जीद में आकर पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, खत्म हो गया। जबकि अभी युद्ध चल रही है और युद्ध चलने के पीछे का मेन जो एलाई है वह कौन है? यूरोपियन यूनियन और नाटो की कंट्री। तो नाटो की कंट्री जो कि एक टाइम पे संयुक्त जो हुआ करता था रूस, उसी के साथ हुआ करता था। ये पोलैंड तो अलग हुआ करता था, बाकी लुथियानवी हो गया, ये जितने अगल बगल हो देश यह सारे रूस से ही तो टूट कर बना था। और अब रूस ने क्या किया कि आपको हम इंफॉर्मेशन के न्यूज के माध्यम से भी बता दिए थे कि रूस का जो ड्रोन था वह पोलैंड के अंदर चला गया। पोलैंड जो एक की नाटो कंट्री है, तो पोलैंड ने बिल्कुल भी उस ड्रोन को मार गिराया और उन्होंने बताया कि हम बहुत ही युद्ध के करीब थे। और अगर इतना वर्ल्ड वार 2 के बाद हम इतना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के करीब आए हैं, इतना करीब हम कभी नहीं थे, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। दूसरी ओर अगर हम लोग बात समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक मुद्दा और आया। एक देश है लुथियानवी, अब पोलैंड के बाद वो भी नाटो कंट्री के अंदर हैं और ये सारे छोटे छोटे देश हैं। तो अगला जो ड्रोन था वहां पर चला गया। तो आप बोल सकते हैं कि युद्ध हो रहा है, ड्रोन एक दूसरे देश में गलती से चले जाएं, लेकिन ड्रोन है वह गलती से जान नहीं सकता है। वैसे तो अगर पूरे विश्व भी सुरक्षित है नहीं, मतलब आप बोलिएगा कि वह ड्रोन उड़ते उड़ते पाकिस्तान में भी जाकर पड़ सकता है। मतलब कहने का ऐसा होता नहीं है। यह या तो पुतिन के द्वारा टेस्ट किया जा रहा था कि अब तो नाटो कंट्री के द्वारा पर ही हो सकता है आने वाले समय में युद्ध किया जा सके। इसी साइड आप याद कीजिएगा कि एक घटनाएं जो कि जब रूस ये भी सोच रहे होंगे पुतिन कि अभी यूक्रेन को पूरी प्रकार से मदद कौन कर रहा है, तो वह नाटो के देश हैं। नाटो, अब पुतिन सोच रहे हो कि क्यों नहीं इस बार नाटो को देश को ही उलझा दिया जाए। और नाटो के अंदर वह वाली मजबूती बची हुई है नहीं, उनके देश के अंदर भी आर्थिक इकोनॉमिकली पूरी तरीका से खराब हो चुका है। पहले जैसा जो दोनों सारे नाटो कंट्री के देश में जितना मजबूती हुआ करता था उतना अभी है नहीं, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ही जब आए थे राष्ट्रपति बनके आज से लगभग 9 महीना पहले, तो उन्होंने बताया था कि हम नाटो ही छोड़ देंगे। अब खुद जो नाटो को हेड तो अमेरिका करता है और अब अमेरिका ही बोल रहा है कि हम नाटो छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में कमी आई है नाटो देशों के अंदर। लेकिन फिर भी अभी जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारी जितने नाटो कंट्री हैं यह पोलैंड पर अपना पूरी तरीका से एंटी ड्रोन मिसाइल और अपना सारे जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होता है वो तो भेज दिए। अब दूसरा जो एक और देश में लुथियानवी में आ गया, वे भी बोले कि अब तो सर हमारे यहाँ भी आ गया, हमको भी बचाइए। तो अभी तक नाटो का आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया गया है। अब नाटो 5 एक्टिवेट जो है आर्टिकल, वह एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पुतिन के डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि अभी पुतिन के पास भी मौका है कि यही मौका है, जो करना है सो कर लेते हैं। वह बोल देंगे कि आर्टिकल 5 होगा तो हम तो आएंगे नहीं, जब अमेरिका आएगा नहीं तो वे सारे देश बैकअप कर नहीं पाएंगे। तो या तो टेस्टेड वाटर हो सकता है। अच्छा, अभी जो बात है वह बात था कि 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में। लेकिन जब युद्ध में आपके सैनिक ऑलरेडी हैं ही, तो आपने क्यों फिर भेजा? एक और युद्धाभ्यास करने की क्या आवश्यकता था? तो उस युद्धाभ्यास इसीलिए क्योंकि यूक्रेन पर भी युद्ध करने से पहले आपको याद होगा कि वहां पर भी उसी जगह पर युद्ध अभ्यास किया जा रहा था। और जैसे युद्ध अभ्यास करते करते क्या हो गया, उसी देश के ऊपर फिर से उन्होंने रियल का युद्ध छेड़ दिया। तो कहने का ये मतलब है कि हो सकता है अभी युद्ध अभ्यास करते करते नाटो कंट्री के ऊपर भी चढ़ाई कर दिया जाए। हो सकता है अभी यह टेस्ट किया जा रहा हो कि क्या हो सकता है आगे। भारत को क्यों इस बात पर लपेटा गया? क्योंकि भारत ने जो 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, यह युद्ध पहले से युद्धाभ्यास पहले से भी हो रहा था। तो भारत के सैनिकों ने जाकर इस युद्धाभ्यास के अंदर अपना भाग ले लेते हैं, और जैसे ही भाग लेते हैं तो नाटो कंट्री और यूरोपियन यूनियन को पता चलता है कि भारत ने तो रूस के अंदर जो युद्ध अभ्यास चल रहा है उसके अंदर जाकर भाग ले लिया गया।
ले लिया है। यह युद्धाभ्यास तो पिक्चर मतलब हर साल होता था, लेकिन इस बार जब से 3 साल से युद्ध चल रहा है तो 22 से 25 तक 2022 से 25 तक बीच में युद्धाभ्यास हुआ नहीं, लेकिन इस बार पुनः युद्धाभ्यास हो रहा है। तो सारे यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री हैं वह बिखर गए कि ये कैसे भारत ने इतना कर दिया, रेड लाइन क्रॉस कर दिया। यूरोपियन यूनियन के जितने भी अब जो जनता है उनके ओर से प्रतिक्रिया आने लगी कि इनके अब भारत के लोगों को यूरोपियन के देशों से निकाल देना चाहिए और ज्यादा वीजा नहीं देना चाहिए, और अन्य तरह के बातें होने लगे। कितने सैनिकों ने भाग लिया, तो कुल मिलाकर भारत से 60 सैनिकों ने इस युद्ध के अंदर अपना भाग लिया। और इसी के साथ अब निश्चित ही पुतिन निकल कर आते हैं और वह बताते हैं कि अगर नाटो के साथ भी उलझना होगा तो उलझ लेंगे, क्योंकि भारत हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। इसी को लेकर भारत ने 2 बार जैसे इंतजार करके एकदम अलार्म लगा के पुतिन और बैठे हुए हो कि बस जैसे ही 12 बजेगा तो मोदी को विश करना है, तो 2 बार पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री को विश किया, उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने भी विश किया। तो ये सारे के सारे जो मामले हैं, यह मामले कहीं ना कहीं अब उलझते हुए नजर आ रहे हैं और यूरोपियन यूनियन को और ज्यादा संशय में पड़ चुके हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भारत ने इस युद्धाभ्यास के अंदर हिस्सा लेकर क्या यह अच्छा किया, या आपके विचार से कुछ और हो सकता था, टाला भी जा सकता था कि इस बार हम नहीं आ सकेंगे, मामला बहुत पहले ही टाइट है, युद्ध को लिए मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, भारत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, या अब्सटेंट करना चाहिए था? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।